एवरीवन, मैथ फिलामेंट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री। जो हम लोग आज हमारा जो टॉपिक है, हम लोग पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन, यानी एनसीईआरटी चैप्टर 1 की बात हम लोग कर रहे हैं। और चैप्टर 1 में हम लोग पढ़ रहे हैं बिलियन के बारे में। बिलियन जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं सॉल्यूशन। क्या कहते हैं इसको? सॉल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं हम लोग, और इसमें हम लोग टॉपिक जो हमारा है वो सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन में जो हम पढ़ रहे हैं, सॉल्यूशन में हम पढ़ रहे हैं मोल प्रभाज। तो मोल प्रभाज हम लोग पढ़ रहे थे, और मोल प्रभाज के सारे न्यूमेरिकल, जिसको हम इंग्लिश में मोल फ्रैक्शन भी कहते हैं, तो मोल प्रभाज के सारे न्यूमेरिकल और जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो हो चुके थे। ये मोल प्रभाज का आखिरी वीडियो होगा जिसमें हम केवल आपको मोल प्रभाज से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसकी बात करेंगे इस वाले वीडियो में, ठीक है ना। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। पहला जो सवाल है, पहला सवाल आप देखेंगे, 1 बिलियन में घटक का मोल प्रभाज किसके बराबर होता है? ऑप्शन है घटक मोल बटे बिलियन के कुल मोल, घटक के मोल बिलियन के कुल आयतन, बिलियन के मोल और विलायक का द्रव्यमान, या घटक का द्रव्यमान और बिलियन के कुल द्रव्यमान। तो आप ध्यान से देखेंगे, हमने आपको जब पढ़ाया था, जब हम मोल प्रभाज पढ़ा रहे थे, तो उसमें हमने आपको बताया था, हमने आपको ये बताया था कि जो हम लोग एक्स ए निकालते हैं, जैसे एक्स ए, जैसे ए का हम निकाल रहे हैं, तो एक्स ए बराबर क्या होता है? एन ए बटे एन ए प्लस एन बी, ठीक है ना। यानी अगर बात करें, अगर एक्स ए मतलब कहने का मतलब है कि अगर कोई भी ऐसा बिलियन हम ले रहे हैं जिसमें केवल घटक 2 ही है, जैसे जरा इसको अच्छे से यहाँ समझ लेते हैं, देखिएगा। जैसे मान के चलिए हमारा जो बिलियन है वो बाइनरी सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है? बाइनरी सॉल्यूशन, जिसको हम कहते हैं द्विअंगी। क्या कहते हैं इसको? द्विअंगी बिलियन। द्विअंगी बिलियन है, ठीक है ना। हमने बिलियन के प्रकार में भी आपको ये समझा दिया है कि द्विअंगी बिलियन क्या होता है, ठीक है ना। तो द्विअंगी बिलियन का मतलब होता है कि इसमें जो घटक होंगे, इसमें जो घटक होंगे आपके, वो होंगे केवल 2, है ना। घटक कितने होंगे? 2 घटक जो होंगे वो 2 होंगे, बस 2 कैसे होंगे? देखिएगा, जैसे मान के चलिए एक है ए और एक है बी, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे निकालना कैसे सीखे थे? हम लोग निकाले थे कि एक्स ए निकालना हो, अगर मान लीजिए 2 बिलियन का सोल्यूशन है, एक मान लीजिए बिले है और एक मान लीजिए विलायक है, ठीक है ना। बिले को हम कहते हैं सोल्यूट, इंग्लिश में कहते हैं सोल्यूट, और विलायक को कहते हैं सॉल्वेंट, इसको हम कह देते हैं सॉल्वेंट, ठीक है ना। तो जैसे मान के चलिए कि हमको एक्स ए निकालना हो, जैसे ए का मोल प्रभाज निकालना हो एक्स ए, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता था? एन ए बटा एन ए प्लस एन बी, ठीक है। अगर एक्स बी निकालना हो, मान के चलिए विलायक के मोल प्रभाज निकालना है, तो उस केस में हम एन बी बटे एन ए प्लस एन बी कहते हैं ना। यानी एन बी बटे एन टी, एन टी का मतलब क्या होता है? कुल मोल, है ना। तो हमने क्या देखा कि जिस घटक का भी हम मोल प्रभाज निकाल रहे हैं, उस घटक के मोल को ऊपर रख रहे हैं और कुल मोल को नीचे रख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मान के चलिए कि अगर हमारा जो बिलियन का प्रकार हो जाए वो त्रिअंगी हो जाए, त्रिअंगी बिलियन, है ना, जिसको हम कहते हैं टर्नरी सॉल्यूशन, ठीक है। टर्नरी सॉल्यूशन को हम जैसे मान के चलिए कि घटक में अब की बार 3 चीजें हैं, ए बी और सी, ठीक है ना। तो 3 घटक हो जाएगा जब, तो उस केस में हम एक से कैसे निकालेंगे? हम निकालेंगे एन ए बटा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, यानी ए का जो मोल होगा वो ऊपर होगा, बाकी कुल मोल को हम क्या कर देंगे? नीचे। अगर उसी तरह एक्स बी निकालना हो तो क्या करेंगे? एन बी बटा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। अच्छा, मान के चलिए एन सी एक्स सी निकालना हो, एक्स सी, तो एन ए प्लस एक्स सी निकालना है, ठीक है ना। यहाँ तो मिस्टेक नहीं ना हुआ है? हाँ, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, देखिए कैसे। यहाँ पे हमको निकालना है एक्स सी, तो हम क्या करेंगे? एन सी बट्टा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह हम घटक के मोल को निकालते हैं। आप ध्यान से देखेंगे कि एन सी जो है बिलियन का मोल है, यानी जिस घटक का आप मोल प्रभाज निकाल रहे हो या मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो, उस घटक के मोल को ऊपर रखना है और बाकी
उस बिलियन में कितने मोल उपस्थित हैं, कुल मोल, उसको नीचे रखना है, ठीक है। तो जरा हमारा जो ऑब्जेक्टिव था ये बताने का पर्पज ये था कि आपका एक बार रिवाइज हो गया, ठीक है। ध्यान से देखिएगा कि अगर हम बात कर रहे हैं कि 1 बिलियन में घटक का मोल प्रभाव किसके बराबर होगा, तो घटक के मोल कुल, हाँ देखिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी घटक के मोल और बिलियन के कुल मोल के बराबर हो जाएगा। हमको आयतन से कोई मतलब नहीं है, द्रव्यमान से कोई मतलब नहीं है, द्रव्यमान से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह हमारा जो पहले सवाल का जो जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल जो है क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी बिलियन के सभी घटकों का मोल प्रभाजों का योग हमेशा कितना होता है। विलायक के मोल के बराबर 0 होता है, 100 होता है या 1 होता है। बहुत ही अच्छा सवाल है, कितनी बार हमने आपको बताया है लेकिन फिर भी बता देते हैं, ठीक है ना। देखिए अगर मान के चलिए एक्स ए है, दो मान लीजिए द्विअंगी बिलियन है, तो एक्स ए और एक्स बी इसका जो योग होगा वो 1 होता है। क्या होता है, 1, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें अगर आपको मान लीजिए एक्स ए निकालना हो तो 1 माइनस एक्स बी कर दोगे, अगर आपको एक्स बी निकालना हो तो 1 माइनस एक्स ए कर दोगे, ठीक है ना। ये फार्मूला भी हम काफी बार आपको यूज करके आपने जो कॉन्सेप्ट वाला जो थ्योरी वाला जो क्लास था उसमें हमने आपको समझाया था। अच्छा एक और बात है, मान के चलिए त्रिअंगी बिलियन हो गया, तो त्रिअंगी बिलियन में एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी बराबर कितना हो जाएगा, 1। यानी कुल मोल प्रभाज को यदि आप जोड़ते हो तो वो हमेशा कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है ना, 1 के बराबर। ऑप्शन ए हमारा एकदम सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन अगला जो क्वेश्चन नंबर 3 उसकी बात किया जाए तो कह रहे हैं मोल प्रभाज की इकाई क्या होती है। ऑप्शन ए है मोल प्रति लीटर, ऑप्शन ए क्या कह रहे हैं, मोल प्रति लीटर, मोल प्रति किलोग्राम, ग्राम पर मोल या इकाईहीन। तो हमने आपको बताया था कि मोल प्रभाज का कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है ना। याद कीजिए थ्योरी क्लास में हमने आपको समझाया था इस चीज को कि मोल प्रभाज का कोई मात्रक नहीं होता, ये डायमेंशन लेस होता है और यूनिट लेस होता है। देखिएगा मोल प्रभाज की बात करें तो ये इकाई विहीन होता है। क्या होता है, इकाई विहीन, जिसको हम कहते हैं यूनिट लेस। क्या कहते हैं, यूनिट लेस इंग्लिश में। अच्छा एक और इसको हम इकाई विहीन कहते हैं या बीमा विहीन भी कहते हैं। जिसका इकाई ही नहीं होगा उसका बीमा क्या होगा, तो इसको हम कहते हैं डायमेंशन लेस, ठीक है ना। तो अच्छा एक और सवाल आपके मन में आ सकता है, किसी भी मेरे भाई के सवाल में ये मन आ सकता है कि सर ये मात्रक विहीन और बीमाहीन क्यों होता है। तो चलिए आइए उसका भी समझ लेते हैं, ठीक है। याद कीजिए दोस्तों सारा जो चीज है वो फार्मूला पे ही है। एक्स ए की बात अगर हम करें तो हम जानते हैं एन ए बटा एन ए प्लस एन बी होता है, ठीक है ना। अच्छा एन ए का मात्रक क्या है, तो आप बोलेंगे मोल है। अच्छा मोल, इसका भी मात्रक तो मोल होगा और इसका भी मात्रक मोल होगा। जब दोनों को जोड़ेंगे तो मात्रक तो मोल ही आएगा ना। अच्छा ऊपर मोल है और नीचे मोल है तो कट गया, यानी इसका कोई मात्रक, ये मात्रक विहीन हो गया है ना। क्या हो गया दोस्तों, ये मात्रक विहीन। बात को समझिएगा आप लोग, है ना, मात्रक विहीन हो गया। तो यही चीज हम आपको समझा रहे थे कि जो मोल प्रभाज होता है उसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगला जो सवाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आइए देख लेते हैं। कह रहा है ये अक्सर सवाल ये पूछा जाता है कि तापमान में परिवर्तन करने पर मोल प्रभाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो तापमान के साथ रैखिक रूप से बदलता है, तापमान घटने पर बढ़ता है, बढ़ने पर बढ़ता है या अपरिवर्तित रहता है। तो भाई साहब एक बात ध्यान रखना कि मोल प्रभाज का तापमान परिवर्तन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं, कोई प्रभाव नहीं। अब कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इसका मतलब इसका क्या रहेगा, ये अपरिवर्तित। क्या रहेगा, अपरिवर्तित। इस बात को हमने थ्योरी क्लास में भी आपको समझाया था। जो बच्चे डायरेक्ट यहाँ पे आके देख रहे हैं इस वाले क्लास को, तो आपसे एक मतलब हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप पहले जाके शुरू से क्लास को देखना शुरू करें। जब आप स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो आपको वाकई में मजा आएगा कि केमिस्ट्री को हमने कितने बेहतरीन तरीका से और बहुत ही सरल तरीका से समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। तो अगला सवाल देखिएगा दोस्तों, क्या कह रहा है कि यदि विलेय का मोल n है, ठीक है, विलायक का मोल कैपिटल N है, तो विलेय का मोल, विलेय का पूछा है भाई साहब, विलेय का, तो x विलेय की बात अगर हम कर रहे हैं, x विलेय, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, x विलेय की बात कर रहे हैं तो आपको हमको क्या करना पड़ेगा, विलेय के मोल को ऊपर रखना पड़ेगा। तो विलेय का मोल है कितना, देखिए यहाँ पे n है ना, तो यहाँ रख दीजिए n। अब बाकी सबको जोड़ दीजिए n प्लस n। अब देखिए ऑप्शन कौन सा जा रहा है, ऑप्शन हो गया डी। बढ़ जाएंगे आगे। अच्छा कोई गलती से इसको मत मार देना, क्योंकि देखो n जो है ना
वो एन विलायक का मोल है, तो विलायक का मोल प्रभाज पूछता तभी ऑप्शन सही हो जाता, बट हमसे पूछा क्या है, विलेय का मोल। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है। अगला जो क्वेश्चन आप लोग आपके सामने है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। कह रहे हैं कि एक मिश्रण में 2 मोल ए और 3 मोल बी है, तो ए का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सवाल, एक्स ए हमसे पूछा है, तो हम जानते हैं फॉर्मूला होता है Na बटा Na प्लस Nb, बस लगा दीजिए। Na का मान कितना है भाई, Na का मान है 2 और बाकी मोलों को जोड़ दीजिए, तो 2/5, 2/5 का मतलब क्या होता है 0.4। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, बड़ा ही बेहतरीन सवाल आपके सामने दिखाई दे रहा है। ये क्वेश्चन है कि शुद्ध जल का मोल प्रभाज कितना होता है, 55.5 या 18 या 1 या 0। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। शुद्ध जल मतलब शुद्ध जल की अगर बात करें हम, तो इसमें कोई भी चीज उपस्थित नहीं है, केवल जल के अलावा। ठीक है ना। अच्छा दोस्तों, एक बात बताइए, जल की बात की, जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2, इतना तो आपको पता ही होगा। इसको हम कहते हैं जल, क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, बोलते रहिए, जल, क्या कहते हैं इसको, जल। तो इसको हम कहते हैं दोस्तों जल। ठीक है, अब जल की बात अगर किया जाए तो जल का हम देखिए, हम मोल प्रभाज निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, मोल चाहिए ना। तो देखिए अगर जल का मोल कितना होगा, तो देखिए अगर हम बात करें, एक ही चीज़ है इसमें, है ना, मतलब कहने का मतलब ये है कि इसमें हमारे पास बस एक ही चीज़ मौजूद है, वो भी शुद्ध जल। तो देखिए अगर मोल की बात किया जाए तो हम ऐसे निकालेंगे, एक्स जल बराबर, ऊपर रखेंगे जल का मोल। अच्छा, नीचे कोई चीज़ है ही नहीं है, बस मिलावट कोई है नहीं, जल का मोल है, नीचे कुल मोल रखेंगे, तो कुल मोल में क्या है, खाली जल है ना है, इसका मतलब ये भी एक होगा और ये भी मान लीजिए कुछ होगा, एक्स होगा, है, मान के चलते एक्स इसका आया और इसका भी एक्स आया, तो दोनों का बराबर ना होगा, क्योंकि जो मोल बिलियन में उपस्थित होता है वो उसको हम ऊपर रखते हैं, या कुल मोल वही है, केवल जल ही है। तो एक्स को काट देंगे तो कितना आ जाएगा 1, यानी इसका कितना हो जाएगा मोल प्रभाज, शुद्ध जल का मोल प्रभाज हो जाएगा 1। क्लियर है यहाँ तक, क्या यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई। देखिए भाई, केवल उस बिलियन में जल ही है, जल के अलावा और कोई रहता तब ना कुल में बताते। तो कुल मोल भी n है, इसको अच्छे से थोड़ा समझाते, कुल मोल भी मान लीजिए n है और ये भी n है, तो कट के कितना हो जाएगा, 1 ना हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई, आनी चाहिए, आना ही पड़ेगा आपको, आपके पास कोई चारा नहीं है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे कि मोल प्रभाज और मोलरता में मुख्य अंतर क्या है। बहुत अंतर है भाई साहब, देखिए समझिएगा ध्यान से। मोल प्रभाज की बात करें तो पहले ऑप्शन समझ लेते हैं, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, मोल प्रभाज तापमान पर निर्भर करता है, मोलरता नहीं, दोनों तापमान पर निर्भर करता है, और मोलरता तापमान पर निर्भर करती है, लेकिन मोल प्रभाज नहीं। देखिए अभी तो आप मोलरता नहीं पढ़े हैं, ठीक है, फिर भी लेकिन क्या आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। देखिए आप बस मोल प्रभाज के बारे में तो जानते हैं ना, कि मोल प्रभाज तापमान में परिवर्तन कितना भी कर दिया जाए उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो कोई अंतर नहीं है। ये तो थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। मोल प्रभाज तापमान पर निर्भर करता है, बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ये तापमान पर निर्भर नहीं करता है। दोनों के बारे में नहीं जानते, लेकिन मोल प्रभाज तापमान पर निर्भर नहीं करता है, तो एक ही ऑप्शन बचेगा। देखिए मोलरता जो है वो तापमान पर निर्भर करता है, लेकिन मोल प्रभाज नहीं करता है। ठीक है। अच्छा, मोलरता के बारे में आने वाले समय में हम लोग पढ़ेंगे, बशर्ते आप यहाँ पे बस इतना याद रखिए कि मोलरता तापमान पर निर्भर करती है, लेकिन मोल प्रभाज नहीं करता है, क्योंकि मोलरता जो होता है वो बिलियन के आयतन पर निर्भर करता है। जैसे आप तापमान बढ़ाओगे तो बिलियन का आयतन या तो बढ़ेगा नहीं तो घटेगा, उस केस में क्या होता है, मोलरता बढ़ जाती है या घट जाती है। ठीक है ना। लेकिन मोल प्रभाज का कोई मतलब नहीं है तापमान से, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम सही है, कोई दिक्कत ये नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे किसी गैस के मिश्रण में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मोलों का अनुपात 4:1 है, नाइट्रोजन का मोल प्रभाज क्या होगा। ऑप्शन है 4, 0.4, 0.25, 0.80। चलिए देख लेते हैं, बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है ना, पूछना नहीं चाहिए था। देखिए अच्छा, नाइट्रोजन का मोल किसकी बात कर रहा है, नाइट्रोजन की बात कर रहा है। तो नाइट्रोजन का जो मोल है, नाइट्रोजन का मोल कितना दिया है, NN2 मतलब समझ में आ रहा है ना, यानी N मतलब क्या होता है, मोल। तो NN2 कितना दिया है, उसका अनुपात दिया है। ठीक है, मान लेते हैं 4 है ना। NO2 कितना है दोस्त, NO2 1 है। ठीक है,
अब आपसे पूछा क्या है, नाइट्रोजन का मोल प्रभाज, तो यानी XN2 पूछा है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, इसके मोल को ऊपर रखेंगे या कुल मोल यानी 4 + 1 को नीचे रख देंगे। तो 4/5 कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0.8। 0.8 ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी पे सही मारेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बेहद बहुत ही इंपॉर्टेंट और पूछने वाला सवाल है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या करे दोस्त, करे कि बेंजीन और टोलीन के आदर्श विलयन में वाष्प अवस्था में मोल प्रभाज किस पर निर्भर करती है? केवल शुद्ध अवस्था में उनके वाष्प दाब पर, केवल उनके अणु भार पर, वायुमंडलीय दाब पर, या द्रव अवस्था में उसके मोल और शुद्ध वाष्प के दाब पर? मोल प्रभाज, देखिए भाई ये थोड़ा क्वेश्चन हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर भी क्या आप इसका जवाब नहीं दे सकते हैं? दे सकते हैं ना, आराम से दे सकते हैं। देखिएगा, तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा द्रव अवस्था में। ऑप्शन इसका हो जाएगा द्रव अवस्था में उसके मोल प्रभाज और शुद्ध वाष्प दाब दोनों पर, ठीक है ना। द्रव अवस्था में उसके मोल प्रभाज और शुद्ध वाष्प दाब के दोनों पर, ठीक है। समझिएगा ध्यान से इस बात को। थोड़ा सा आपको आगे ये पढ़ना हम लोगों को, ठीक है ना। अगला जो टॉपिक होगा जिसका नाम है अणुसंख्यक गुणधर्म, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, उसमें हम इसको बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है मेनली वो मोल प्रभाज पे ही आधारित है। दो चीजें वहाँ पे बहुत ज्यादा आएंगी, एक आएगी मोल प्रभाज और दूसरा आएगा मोललता। दोनों टॉपिक हो ही रहा है, तो मोल प्रभाज और मोललता दोस्तों आपको बहुत अच्छे से सीखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिएगा, समझिएगा कैसे ये मतलब कह रहे हैं। देखिए, एक राउल्ट का नियम है, राउल्ट का नियम पढ़ेंगे आगे, है ना, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इसको। राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम क्या कहता है कि किसी भी द्रव अवस्था में अगर किसी गैस का आंशिक दाब निकालना है ना, आंशिक दाब, जैसे मान लीजिए PA निकालना है, तो ये क्या होगा, समानुपाती होता है मोल प्रभाज के। किसके समानुपाती होता है? उस गैस का मोल प्रभाज के। जब इसको हटाते हैं तो आता है PA बराबर P0A × XA। पढ़ेंगे आगे इसको ना। ये जो PA है, P0A, इसको जो P0A को हम कहते हैं, इस P0A का नाम है शुद्ध जल में आंशिक दाब, शुद्ध जल में उपस्थित आंशिक दाब, है ना। बस समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कहने का मतलब ये PA जो है वो द्रव अवस्था में आंशिक दाब, द्रव अवस्था में आंशिक दाब, ठीक है। इसको हम ये कहते हैं, मतलब पार्शियल प्रेशर इन लिक्विड स्टेट, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं पार्शियल प्रेशर इन लिक्विड स्टेट। ये जो है शुद्ध अवस्था में, मतलब केवल उसमें A है, तो उस केस में इसका दाब कितना होगा, आंशिक दाब। शुद्ध अवस्था में आंशिक वाष्प दाब, शुद्ध अवस्था में आंशिक वाष्प दाब। और ये जो है द्रव अवस्था में A का मोल प्रभाज है ना। ये क्या है, मोल प्रभाज, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पे जो अगर इस क्वेश्चन की बात किया जाए तो कह रहा है कि बेंजीन और टोलीन के आदर्श विलयन में वाष्प अवस्था में मोल प्रभाज किस पर निर्भर करता है? द्रव अवस्था में उसके मोल प्रभाज और शुद्ध वाष्प दाब दोनों पे। तो यहाँ पे समझ में आया PA कैसे निकालेंगे। अच्छा, PB निकालना हो, अगर मान के चलिए PB निकालना हो तो क्या करेंगे, P0B × XB, ठीक है ना। PT निकालना हो तो क्या करते हैं भाई, तब क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं, ठीक है ना। जैसे आपने PA निकाला उस तरह PB निकाल दो। तो इसको जब PT करेंगे तो हो जाएगा PA + PB, यानी PA + PB का मतलब क्या हो गया, P0A × XA + P0B × XB, ठीक है ना। ये आपका PT का फॉर्मूला हो जाता है, जो हम आगे राउल्ट का नियम पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे। एक और बात समझिएगा कि अब हमको निकालना है वाष्प अवस्था में मोल प्रभाज। वाष्प अवस्था में मोल प्रभाज, मान लीजिए A का मोल प्रभाज निकालना चाहता है ना, A का मोल प्रभाज निकालना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो जब A का आप मोल प्रभाज निकालना चाह रहे हो तब क्या करोगे आप, तब आप करोगे PA, यानी A का आंशिक दाब कितना है, PA आंशिक दाब बटे PT, यानी A के आंशिक दाब अब बट्टा में क्या कर देंगे PT। तो A का आंशिक दाब कितना आया था, अभी हम लोग निकाले थे। A का जो आंशिक दाब आया था P0A × XA आया था, PT अभी हम लोग निकाले थे P0A × XA + P0B × XB। तो ये हमारा हो जाता है इसका निकालने का फॉर्मूला। तो इसमें आप देख रहे हैं ना, वाष्प दाब और मोल प्रभाज दोनों पे ये निर्भर कर रहा है, ठीक है कि नहीं।
थोड़ा हमको लग रहा है आपको समझ में कम आ रहा होगा, फिर भी कोशिश जरूर करें, ठीक है ना। राउट का नियम हम लोग पढ़ेंगे तो इसी तरह से इसको बनाएंगे। खैर अभी याद कर लीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो बढ़िया से समझ जाएंगे इस चीज़ को। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी घटक का मोल प्रभाव 0.2 है, उसका मोल प्रतिशत क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोल प्रतिशत क्या होगा। आसान भी है, ठीक है ना, समझिएगा ध्यान से। इस सवाल में है नहीं कुछ, लेकिन आइए आपको समझा देते हैं। फिर भी एक बात आप ध्यान से समझिएगा कि किसी घटक का मोल प्रभाव 0.2% है ना, 0.2 किसका है, किसी भी घटक का। मान के चलिए कि ये XA है, मान, हाँ, और उसका मोल प्रतिशत निकालना है। तो मोल प्रतिशत कैसे निकालोगे बताओ। तो देखो, अगर 0.2 XA है तो XB कितना होगा। मान के चलो कि दो ही इसमें चीज उपस्थित है, तो XB कितना हो जाएगा, 0 घटाएंगे ना। अभी आपको हमने फॉर्मूला बताया था, 1 माइनस XA, यानी 1 माइनस 0.2। जब इसको घटाओगे तो 0.8 है ना। अब मोल अब निकालना हो तुमको, प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए A का प्रतिशत निकालना है, XA का प्रतिशत आपको निकालना है, तो आप क्या करोगे, XA को ऊपर रखोगे, यानी 0.2 को ऊपर रखोगे। कुल कितना हो जाएगा, 1। कुल कितना हो जाएगा यहाँ पे 1, क्योंकि दोनों का जोड़ तो 1 होना चाहिए ना। XA और XB का जो जोड़ होगा वो 1 के बराबर होगा, तो ये तो 1 होगा। गुणे क्या कर देंगे, 100। जब इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20%। 20% हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 20%। यानी कुल जो बिलियन है, इसका फार्मूला समझ लीजिए कैसे हमने निकाला है। XA जो हमने निकाला है उसका फार्मूला ये है कि XA को ऊपर रखना और XT यानी कुल बिलियन उसको नीचे रखेंगे और गुणे क्या कर देंगे, 100। तो XA का मान कितना है, अभी हमने 0.2 बताया, और XT यानी XA या XB हो या XC हो, सबको जोड़ेंगे तो 1 ना आता है, तो 1। अब प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा, 10 दहा में 100 और 2 दहा में 20, यानी 20% हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसको बनाने का ना सबसे आसान तरीका यही था कि अगर कभी भी मोल प्रभाज दिया हो, मान के चलिए मोल प्रभाज दिया था, यहाँ पे मोल प्रभाज दिया था कितना, 0.2। तो मोल क्या पूछे जाए, क्या पूछ रहा है हमसे, मोल प्रतिशत पूछ रहा है। तो जैसे ही मोल प्रतिशत आपसे पूछा ना, तो आप कुछ मत कीजिएगा। मोल प्रतिशत अगर आपसे पूछ दिया तो 0.2 गुणे 100 कर दो डायरेक्ट, क्योंकि बटा 1 आएगा तो उसका तो कोई मतलब है नहीं। 20% हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ये आसान तरीका आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है ना। तो ऐसे आप आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ पे, नहीं होनी चाहिए, उम्मीद है नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा, इसका ऑप्शन जो होगा वो देख लीजिए। इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या, देखिए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई थिंक। आइए इसको देख लेते हैं। कह रहा है, क्या कर रहा है क्वेश्चन कि 90 ग्राम जल H2O में 10 ग्राम विलेय है। 90 ग्राम जल H2O में 10 ग्राम विलेय है। जल के मोल ज्ञात करने के लिए किस परमाणु भार का उपयोग करोगे, है ना। तो जल के मोल अगर ज्ञात करना है आपको, ठीक है, तो जल का मोल चलिए निकालते हैं। NH2O निकालना हम चाह रहे हैं, ठीक है ना। NH2O कैसे निकालोगे आप, तो आप क्या करोगे, आप जानते हो कि मोल का फार्मूला क्या होता है, भार बटे अणु भार। क्या होता है, भार बटे अणु भार, यही ना होता है, भार बटे अणु भार होता है। अच्छा, भार कितना दिया है, 90 ग्राम। अणु भार H2O का अणु भार कितना होता है, H2O। और हाइड्रोजन का कितना परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु द्रव्यमान ये होता है 1, और हाइड्रोजन है को 2 प्लस ऑक्सीजन का है 16। 16 2 कितना हो जाएगा, 18। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, 18 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5। यानी हम 18 का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, 18 का। खैर इसको इतना भी बनाने की जरूरत नहीं थी, फिर भी हमने आपको मोल कैसे निकाला जाता है उसको हमने समझा दिया। बहुत ही अच्छे से हमने आपको मोल प्रभाव समझाया था, आप जाके उस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन है कि मोल प्रभाव की गणना के लिए क्या जानना आवश्यक है। बहुत ही आसान सवाल है कि मोल प्रभाव, सभी घटकों का मोलर द्रव्यमान पता हो, बिल्कुल, और उसका द्रव्यमान पता हो। हाँ ठीक है, देखिए क्योंकि हम जानते हैं मोल अगर पता चल गया तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है, भार बटे अणु भार। भार बटे क्या होता है, अणु भार, यानी वेट बाई मोलिकुलर वेट। अब अणु भार को हम लोग मोलर द्रव्यमान भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मोलर द्रव्यमान, ठीक है। तो सबका अगर भार पता चल गया और सबका मोलर द्रव्यमान यानी अणु भार पता चल गया, तो क्या उसका मोल प्रभाव नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि मोल निकल जाएगा। और मोल निकल जाएगा तो हम जानते हैं XA निकालना हो तो हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, Na बटा Na प्लस NB, ठीक है ना।
तो सबका मोल रख दिया जाएगा। आयतन से कोई मतलब नहीं है, घनत्व से कोई मतलब नहीं है, और उस बिलियन का नाम से कौन सी मतलब है, कुछ नहीं। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। देखिए द्विअंगी बताया था हमने, द्विअंगी बिलियन का मतलब ये हो गया बाइनरी बिलियन। इसमें क्या होता है, केवल और केवल दो घटक मौजूद होते हैं। ठीक है ना, तो क्या दिया है, मोल प्रभाज x1 दिया है और x2 दिया है, x1 प्लस x2। तो कभी भी मोल प्रभाज का योग कितना होता है, 1 होता है। अभी हमने आपको समझाया था xa प्लस xb बराबर कितना होता है, 1। या आप ऐसे भी दे xa प्लस xb प्लस xc कितना होता है, 1। ठीक है, सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 क्या कह रहा है, सवाल नंबर 15 कह रहा है कि हेनरी के नियम में गैस की विलेयता को आमतौर पे किस रूप में व्यक्त करते हैं। बहुत ही अच्छा, हेनरी का नियम हम लोग पढ़ चुके हैं। हेनरी का नियम, जिस भाई ने अभी तक हेनरी का नियम नहीं पढ़ा है वो जाके हमारी प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहां से देखना शुरू करेंगे। ठीक है ना, देखिए भाई, आप लाइन से नहीं पढ़ोगे तो आपको ये क्लास का देखने से कोई फायदा नहीं होगा। लाइन से आप पढ़ो, इस वीडियो को भी देख रहे हो तो अच्छी बात है, बशर्ते आप लाइन से पढ़ना शुरू करोगे तो ज्यादा आप समझ पाओगे। ठीक है ना, तो हेनरी के नियम में गैस की विलेयता को आमतौर पर किससे व्यक्त करते हैं, हम जानते हैं हेनरी का नियम क्या होता था। जो हेनरी का नियम ये कहता था कि किसी द्रव में गैस की विलेयता, किसी द्रव में गैस की विलेयता, जो विलेयता होती है वो सीधा समानुपाती होती थी किसके, बताओ किसके होती थी, मोल प्रभाज के। याद आ रहा है, मोल प्रभाज यानी एक्स गैस है ना, यही था ना। तो मोल प्रभाज के क्या होती थी, सीधा समानुपाती होती थी। बात समझ आ रहा है, जो विलेयता होती थी वो मोल प्रभाज के सीधा समानुपाती होती थी। याद है ना आप लोगों को। ठीक है, तो दोस्तों हमने आपको समझाया था, अगर आपको याद होगा तो हमने आपको पूरा बढ़िया से समझाया था हेनरी के नियम के बारे में। हेनरी का जो नियम था हमने आपको समझाया था। क्या बताया था आपको हेनरी के नियम में, कि हेनरी का जो नियम है वो कहता है किसी गैस की स्थिर ताप पर किसी द्रव में गैस की विलेयता जो सीधा समानुपाती होती है किसके, उस गैस के आंशिक दाब के, है ना, उस गैस के आंशिक दाब के, यानी उस गैस का जितना आंशिक दाब होगा उस गैस की विलेयता के क्या होती है, सीधा समानुपाती होती है। ठीक है, फिर हमने आपको बताया था कि स्थिर ताप पर किसी गैस का आंशिक दाब उसके मोल प्रभाज के सीधा समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है, मोल प्रभाज के। यानी हमने आपको हेनरी के नियम में 2 स्टेटमेंट आपको समझाया था। नहीं देखे हो वीडियो तो जाके पहले देखो उसको। ठीक है ना, हमने ये बताया था कि किसी स्थिर ताप पर किसी गैस का आंशिक दाब उसकी विलेयता के सीधा समानुपाती होती है, या किसी गैस का आंशिक दाब उस गैस के मोल प्रभाज के सीधा समानुपाती होती है। फिर यहाँ पे जब इस चिन्ह को हटाते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को, तो यहाँ पे एक आता है KH इंटू एक्स गैस। ठीक है ना, KH इंटू एक्स गैस। अब देखिएगा, समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे जो P है इसको हम कहते हैं गैस का आंशिक दाब, गैस का आंशिक दाब। ठीक है, गैस का आंशिक दाब। KH को कहते हैं हेनरी कांस्टेंट, KH को क्या कहते हैं, हेनरी स्थिरांक। एक्स गैस का मतलब क्या है, गैस का मोल प्रभाज, गैस का मोल प्रभाज। ठीक है, गैस का मोल प्रभाज। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये सीखा कि किसी भी द्रव में अगर गैस को मिलाना है तो आप उसके आंशिक प्रेशर यानी दाब को बढ़ा दो। ठीक है ना, यही हेनरी का नियम था। तो इस चीज को हम लोग दिखाने के लिए उस गैस के मोल प्रभाज से भी दिखाते हैं ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है हेनरी के नियम में गैस की विलेयता आमतौर पर किसके रूप में व्यक्त की जाती थी, तो मोल प्रभाज के रूप में। अब इतना कहानी जानबूझ के हमने आपको समझाया ताकि आपको हेनरी का नियम भी रिवाइज हो जाए। देखिए हमारा काम ही आपको हर बार रिवाइज कराना। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि किसी गैस का मोल प्रभाज बढ़ता है तो विलायक का मोल प्रभाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिएगा ध्यान से, अगर आप देखिएगा कि अगर हम XA प्लस XB की बात करें तो ये होता है 1। अब मान के चलिए इसको हमने रख दिया 0.2, ये कितना आ जाएगा 0.8, दोनों का जोड़ तो 1 होना चाहिए ना। अच्छा, इसको हमने 0.4 कर दिया तो कितना हो जाएगा 0.6। ये मान के चलिए ये विलेय है, क्या है, विलेय है, और ये क्या है, विलायक है, ठीक है ना। तो आप क्या देख रहे हो कि जैसे आप विलेय का मोल प्रभाज को बढ़ा रहे हो तो ये वाला घट रहा है कि नहीं घट रहा है। इसको हमने बढ़ाया,
समझिएगा ध्यान से, इसको हमने बढ़ाया, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, घट गया। यानी दोनों का जब योग 1 होगा तो एक को आप बढ़ाओगे तो दूसरा को ऑटोमेटिकली घटना पड़ेगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्चुअल ये सवाल है। इसमें विलेय का मोल प्रभाज को बढ़ाओगे, एक को बढ़ाओगे तो दूसरा क्या हो जाएगा, घटेगा। क्या हो जाएगा, घटेगा। बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है, एथेनॉल और जल के मिश्रण में एथेनॉल का मोल प्रभाज 0.3 है, तो जल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सवाल है। क्या करेंगे हम लोग, तो निकालेंगे एक्स निकालना है, किसका, जल का निकालना है। तो हम क्या कर देंगे, एक में से इस मोल प्रभाज को घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा, 0.7। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस सवाल को बनाने में एकदम बहुत कम समय लगना चाहिए आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गैस के मिश्रण में किसी गैस का आंशिक दाब बराबर होता है। तो गैस के इस छोटा करते हैं थोड़ा इसको, गैस के मिश्रण में किसी गैस का आंशिक दाब बराबर होता है। तो कुल दाब बटा मोल प्रभाज के, कुल दाब प्लस मोल प्रभाज के, मोल प्रभाज बटे कुल दाब गुणे मोल प्रभाज, ठीक है। तो अभी हमने आपको बताया था कि YA बराबर क्या होता है, PA बटा PT बताया था ना, यानी A का आंशिक दाब बटे कुल दाब। ये हमने आपको भी समझाया, जिसमें हमने आपको ये समझाया था। तो देखिए, अगर इसका फॉर्मूला अगर यहाँ से निकालना हो, क्या निकालना, हमको आंशिक दाब निकालना है, यानी ये निकालना है, ठीक है ना। तो PA बराबर क्या हो जाएगा, YA इंटू PT, यानी YA यानी मोल प्रभाज गुणे कुल दाब। मोल प्रभाज गुणे कुल दाब कहाँ है, मोल प्रभाज गुणे कुल दाब, जस्ट अभी हमने आपको समझाया, ठीक है ना। देखिएगा कैसे, जैसे ये अगर हम PA की बात करें तो PA हमारा क्या है, एक गैस का आंशिक दाब है। क्या है, ए गैस का आंशिक दाब है, ठीक है ना। ए गैस का क्या है, आंशिक दाब, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस ए, ठीक है। PT की बात करें तो ये कुल दाब है। क्या है, कुल दाब है। दो बार इसको समझ लीजिए, है ना, एक बार और समझा चुके हैं, फिर समझ लीजिए। और जो YA है दोस्तों, YA ये वाष्प अवस्था में मोल प्रभाज है। वाष्प अवस्था में क्या है, मोल प्रभाज है। तो हमने यहाँ पे आपको समझा दिया। अब इसका फॉर्मूला हमने जस्ट आपको बताया था। क्या बताया था दोस्तों, अगर आपको देखिएगा राउल्ट का नियम जस्ट हमने आपको समझाया कि PA जो होगा वो समानुपाती होगा किसके, XA के। जब इसको आप ऐसे लिखोगे तो PA बराबर क्या हो जाएगा, P0A इंटू XA, समीकरण 1, ठीक है। आगे पढ़ेंगे इसको। PB बराबर क्या हो जाएगा, XB, यानी PB बराबर हो जाएगा P0B इंटू XB। जब दोनों समीकरणों को आप जोड़ दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, PT मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, PT मिलेगा आपको, PT बराबर क्या हो जाएगा, PA प्लस PB। अब PA का मान निकाल चुके हैं, P0A प्लस XA, इसको निकाल चुके हैं P0B इंटू XB, ठीक है। ये जितने भी चीजें हम आपको निकाल के बता रहे हैं, ये सब द्रव अवस्था में, ठीक है ना। अब वाष्प अवस्था में आपको निकालना है तो फॉर्मूला हमने आपको जस्ट बताया, YA बराबर कैसे करेंगे। अगर A का निकालना हो तो क्या करेंगे, इसके PA को ऊपर रखेंगे बटे PT रखेंगे, है ना। अब PA का मान अभी हम लोग जस्ट निकाला, देखिए यहाँ पे कहाँ गया PA का मान है, देखिए ये वाला है PA का मान, इसको रख दीजिए वहाँ पे। कुल दाब आपको पता ही है कैसे निकालना है। तो PA का मान जैसे आप रखोगे तो P0A इंटू XA, और बाकी PT बराबर क्या होगा, P0A इंटू XA, P0B इंटू XB। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा YA का, है ना। अच्छा, अगर आपको YB निकालना हो तो सेम टू सेम ऐसे ही निकाल लेंगे। YB बराबर कैसे निकालोगे, तो P0B, अब की बार P0B कर देना, जिसका मोल प्रभाज निकाल रहे हो उसके प्रेशर को ऊपर रख देना, है ना, आंशिक दाब को, और PT कर दो। तो यहाँ पे हो जाएगा P0B इंटू XB बट्टा P0A इंटू XA प्लस P0B इंटू XB। तो ये हमारा YB का भी फॉर्मूला हो गया। तो बस हमको आपको यही बताना था कि हमारा जो क्वेश्चन था उसका जो आंसर बहुत सिंपल था, ठीक है ना। ये चीज़ें हम लोग आगे पढ़ेंगे, बस आपको हमने समझा दी है थोड़ी की देर के लिए। तो आप इस चीज़ को याद भी कर सकते हैं कि गैस के मिश्रण में गैसों का आंशिक दाब जो बराबर होता है कुल दाब गुणे मोल प्रभाज के। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। द्रव्यमान की दृष्टि से 25% द्रव्यमान की दृष्टि से
द्रव्यमान की दृष्टि से 25% विलयन का क्या अर्थ है? देखिए, द्रव्यमान की दृष्टि से 25% विलयन का यही अर्थ है कि हमारा विलेय जो होगा, विलेय होगा 25 ग्राम, तो विलायक कितना होगा? विलायक हमारा हो जाएगा 75 ग्राम। ठीक है, अच्छा, यानी इसका मतलब ये भी हुआ कि 100 ग्राम बिलियन में 100 ग्राम बिलियन में 100 ग्राम बिलियन में 100 ग्राम बिलियन में विलेय की मात्रा कितनी है दोस्तों? विलेय की मात्रा 25 ग्राम है। कितनी ग्राम है? 25 ग्राम। बस यही इसका मतलब हुआ। तो अब देख लीजिए जो भी ये पे कह रहा है, इसको थोड़ा बड़ा भी कर दिया हमने आपको समझाने के लिए। ऑप्शन सुनिएगा ध्यान से। द्रव्यमान की दृष्टि से 25% विलयन का क्या अर्थ है? तो 100 ग्राम विलयन में 25 ग्राम विलेय, बस ये कोई नहीं होगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किस स्थिति में विलेय और विलायक के मोल प्रभाव समान होंगे? तो किस स्थिति में विलायक और विलेय के मोल प्रभाव समान होंगे? तो भाई समान होंगे, मोल प्रभाव को समान करना है। तो समान कब होगा? जब उसकी मोलों की संख्या बराबर होगी, यानी XA और XB ये दोनों बराबर हो जाए, X हो जाए। तो देखिए गलती हो गया, 1 मिनट रुकिएगा। हमको मोल प्रभाव बराबर करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? Na बराबर NB बराबर हम N कर लेते हैं ना, क्या कर लेते हैं? N, यानी दोनों के मोल को हम बराबर मान लेते हैं। तो जैसे ही दोनों के मोल को बराबर मानोगे तो XA कैसे निकालोगे? XA बराबर हो जाएगा Na बट्टा Na प्लस NB। ठीक है ना, तो Na का मान कितना है? N, और कुल मोल हो जाएगा N प्लस N। ठीक है, N प्लस N। अब क्या करोगे आप? XA बराबर है N बट्टा 2N, है ना, N से N कैंसिल, तो 1/2। 1/2 का मतलब कितना हो जाएगा? 0.5। अब क्या करो? XB निकालो तुम, है ना। XB जब निकालिएगा आप लोग तो हो जाएगा NB बट्टा Na प्लस NB। ठीक है ना, अब देखिए NB का मान कितना है? वो भी तो N है ना, तो यहाँ रख दीजिए N, क्योंकि सब बराबर है। तो यहाँ पे N प्लस N। ठीक है ना, तो N बट्टा 2N, N से N कैंसिल, तो यहाँ हो जाएगा 1/2, तो 0.5। ठीक है, तो दोनों का मोल बराबर हो गया ना, इस दोनों का मोल प्रभाव बराबर हो गया। इसीलिए दोनों का मोल प्रभाव बराबर रखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? मोलों को बराबर करना पड़ेगा, है ना। क्या करना पड़ेगा? मोल को बराबर करना पड़ेगा। बस यही चीज हमको ध्यान रखना है। हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? एकदम सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझिएगा ध्यान से। करें कि राउल्ट के नियम के अनुसार वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन किसके बराबर होता है? तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि राउल्ट के नियम के अनुसार, क्वेश्चन नंबर 21 है, राउल्ट के नियम के अनुसार वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन किसके बराबर होता है? ठीक है ना, तो एक्चुअल में जो वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन होता है, अगर आप अभी तो फिलहाल ये अणुसंख्या गुणधर्म की बात हम लोग ये उसमें का क्वेश्चन पूछ दिया गया है, क्योंकि देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं मोल प्रभाव, तो मोल प्रभाव जहाँ जहाँ आता होगा वहां से तो क्वेश्चन को रिलेट करेगा ही। फिर भी अगर इसकी तो पढ़ाई अभी आपका नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हम आपको इसको बता देते हैं कि इसका जो आंसर होगा विलेय का मोल प्रभाव। अब थोड़ा यहाँ पे इसकी जानकारी लेना बहुत ही जरूरी है कि आखिर ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों? तो आइए समझ लेते हैं इस चीज को। देखिएगा, एकदम व्हाइट पेज पे चलते हैं। देखिए हम लोग ये जो प्रॉपर्टी है इसका नाम है अणुसंख्यक गुणधर्म, अणुसंख्यक गुणधर्म, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है ना, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात किया जाए तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की संख्या होती है 4। ठीक है ना, पढ़ेंगे जब होगा तब। ये फिलहाल के लिए हम लोग उतना जानकारी नहीं लेना चाहते हैं। यहाँ पे समझिएगा, एक जो हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, सबसे पहली प्रॉपर्टी है वाष्प दाब में अवनमन। वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन, इसको हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जब वहां पढ़ेंगे तो इसको बढ़िया से डिटेल में जानकारी लेंगे, तो समझिएगा ध्यान से।
अब ये क्या कहता है, जैसे देखिएगा, जब किसी शुद्ध विलायक, जैसे मान लीजिए पानी हो गया है ना, तो पानी में कोई अवाष्पशील विलय मिलाते हैं, जैसे समझिएगा ध्यान से, जैसे मान के चलिए पानी है, अभी बिल्कुल शुद्ध है ना, विलायक है, और विलायक के रूप में हमने मिला दिया है जल को, ठीक है ना, एकदम शुद्ध है, अभी इसमें कोई भी अशुद्धियाँ मौजूद नहीं है। अब हम क्या करते हैं, ये शुद्ध विलायक जैसे पानी में एक अवाष्पशील विलय, अब ये अवाष्पशील क्या होता है, अवाष्पशील का मतलब होता है कि वैसा वैसा पदार्थ जो अपना भाप नहीं बना सकता है, जैसे मान लीजिए चीनी, चीनी का कोई भाप थोड़ी बनेगा, तो अवाष्पशील विलय, अवाष्पशील विलय को मिलाते हैं तो होता क्या है कि इसकी विलायक का वाष्प दाब कम हो जाता है, विलायक का क्या हो जाएगा, विलायक का जो वाष्प दाब होगा कम हो जाएगा। कैसे कम होता है, अब आगे पढ़ेंगे ना, विलायक का वाष्प दाब ये क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है ना। बस यही चीज है, क्या मतलब कहने का मतलब यह कि जब भी किसी वाष्पशील विलायक में, जब भी किसी वाष्पशील विलायक में या शुद्ध विलायक में हम अवाष्पशील विलय को मिलाते हैं तो विलायक का जो वेपर प्रेशर होता है यानी वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो जैसे ही कम हो जाता है तो इसका समझिएगा, जैसे मान के चलिए शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब है वो मान के चलिए दिया है पी नॉट, क्या दिया है, शुद्ध विलायक का, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, इसकी बात करें तो इसका वाष्प दाब ये मान के चलिए दिया है पी नॉट, क्या दिया है, पी नॉट, ठीक है ना, ठीक है। और विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब ये दिया है पीएस, क्या दिया है, पीएस, यानी वाष्प दाब किसका, विलयन का, एस मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, तो होगा क्या कि जैसे हमने अवाष्पशील विलय को मिलाया तो क्या हुआ कि जो विलायक का जो वाष्प दाब है, विलयन का वाष्प दाब है ना, उस विलयन का वाष्प दाब में कमी आ गया। कितना कमी आया, तो देखिएगा, पहले होता था पी नॉट, अब हो गया पीएस, इसको कहते हैं वाष्प दाब में अवनमन, क्या कहते हैं, वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन, ठीक है। अब देखिए एक चीज होता है आपेक्षिक अवनमन का मतलब क्या होता है, आपेक्षिक अवनमन का मतलब क्या होता है, आपेक्षिक अवनमन ये होता है, जैसे देखिए जैसे कितना का कमी हुआ उसको रखेंगे ऊपर, तो पी नॉट माइनस पी एस, ये कमी हो गया। अब बट्टा कितना पहले था, तो पहले कितना था, तो पहले पी नॉट था ना, तो पहले था पी नॉट, तो ये आपका हो गया फार्मूला। तो ये आपेक्षिक अवनमन की बात हमने कर दी है, ठीक है ना। अब राउल्ट के नियम के अनुसार यहीं पे बताया गया है क्या कि जो किसी तनु विलयन में कोई भी डाइल्यूट सोल्यूशन है, अगर वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन जो होगा, ध्यान समझिएगा, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन जो होगा वो सीधा समानुपाती होगा विलय के मोल प्रभाज के। बस इतना ही चीज बताना था, इतना ही बताने के लिए आपको इतना समझाना पड़ा, ठीक है ना, कि किसके समानुपाती होगा, विलय के मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। तो यही उसका आंसर जो होगा जो हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है ना। अब इतना समझाने के लिए इतना हमको बताना आपको इसलिए पड़ा था कि आपको एक आइडिया मिल जाए, हम ऐसे तो कुछ नहीं लिख देंगे ना। अब देखिए वाष्प दाब का अवनमन की बात की जाए तो पी नॉट, ये हमने अभी निकाला, तो पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट, है ना, और ये किसके समानुपाती हो जाएगा, एक्स सॉल्यूट के समानुपाती हो जाएगा, यानी विलय के मोल प्रभाज के समानुपाती हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, विलय के मोल प्रभाज के समानुपाती हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को विलय। अब इस बात को समझिएगा, इस चीज को और भी अच्छे से लिख सकते हैं, जैसे इसी को ऐसे लिख सकते हैं, पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट बराबर आई एक्स सॉल्यूट। अब आई क्या है, ये वांट ऑफ फैक्टर है, तो इसको हम लोग आगे वाले वीडियो में देखेंगे। फिलहाल इतना समझ जाइए कि विलय के मोल प्रभाज के सीधा समानुपाती होता है, बस। अब आपका जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को देख लीजिए, यहाँ पे उस क्वेश्चन की बात करें तो विलय के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। देखिए हमने आपको क्या बताया, और संख्या गुणधर्म पढ़ रहे हैं, और संख्या गुणधर्म जो होता है ये होता है वाष्प दाब में अवनमन एक और संख्या गुणधर्म में, और संख्या गुणधर्म जो होता है ये कणों की संख्या पर निर्भर करता है, ठीक है ना। इसमें जब भी किसी विलयन में अगर आप अवाष्पशील विलय को मिलाते हैं, जब भी किसी विलायक में
जब भी किसी विलायक में, तो जब भी किसी विलायक में एक अवाष्पशील विलयन को मिलाते हैं तो विलायक का जो वाष्प दाब होता है वो कम हो जाता है। अब आप पूछेंगे क्यों कम होता है, तो इसका जवाब यहाँ पे नहीं दिया जा सकता है, ठीक है ना। इसका जवाब देंगे उस वाले टॉपिक में जब इसको विस्तार से पढ़ेंगे। अब शुद्ध विलयन का जो वाष्प दाब है उसको हमने मान लिया पी नॉट, और विलयन का वाष्प दाब को मान लिया पी एस। तो वाष्प दाब में कमी हो गया, अवनमन का मतलब होता है कमी। तो पहले कितना था, पी नॉट था, शुद्ध था तो पी नॉट था, यानी शुद्ध जल था तो वो पी नॉट था। अब कुछ मिला दिए अवाष्पशील विलय, तो पी नॉट में से पी एस घटा देंगे तो इतनी की कमी आ गई। और अपेक्षिक अवनमन का मतलब होता है क्या, कि पहले कितना था, तो शुद्ध वाला, देखिए कमी बट्टे पहले वाला, तो कमी पी नॉट माइनस पी एस बट्टा पी नॉट। अब यही जो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन है ये मोल प्रभाज किसके, विलय के मोल प्रभाज के सीधा समानुपाती होता है। तो यहाँ से हमने लिख दिया पी नॉट माइनस पी एस बट्टे पी नॉट समानुपाती होगा एक्स सॉल्यूट के। अब पी नॉट माइनस पी एस बराबर पी नॉट बराबर हो जाएगा आई एक्स सॉल्यूट, जहाँ पे आई क्या है, वांट हफ गुणांक है। क्या कहते हैं उसको, वांट हफ गुणांक। तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर भी आपके सामने हो गया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्या मोल प्रभाज का मान ऋणात्मक हो सकता है। ऑप्शन है केवल विलय के लिए, हाँ गैसीय मिश्रण के लिए, यदि अभिक्रिया उष्मा शोषी हो, या कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। तो अगर इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका कभी भी मोल प्रभाज की हम बात करते हैं तो मोल प्रभाज कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, ये बात गलत है। तो यहाँ पे नहीं, ये कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही हो जाएगा, ठीक है ना। कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। वजह समझिए क्या है इसका, क्योंकि मोल प्रभाज का जो फॉर्मूला होता है, मोल प्रभाज की बात किया जाए, अगर मोल प्रभाज का फॉर्मूला की बात किया जाए, मोल प्रभाज का फॉर्मूला, तो यहाँ पे होता है विलय का मोल। यदि विलय का निकाल रहे हैं तो विलय का क्या रखेंगे, मोल, विलय का मोल बट्टे क्या करेंगे, कुल मोल, कुल मोल। तो देखिए मोल जो है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, वो हमेशा क्या होगा, या तो वो धनात्मक होगा, जीरो भी नहीं हो सकता है, क्योंकि मोल कभी जीरो हो नहीं सकता है। तो दो, अगर विलय की मोल की बात किया जाए तो अगर हम एक्स ए निकालते हैं, तो यहाँ पे अगर एक्स ए को हम अगर अच्छे से दिखाएं आपको, एक्स ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन ए बट्टा एन ए प्लस एन बी, ठीक है। उसी तरह एक्स बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स बी का फॉर्मूला हो जाएगा एन बी बराबर एन ए प्लस एन बी, ठीक है। तो ये दोनों का योग की अगर किया जाए एक्स ए प्लस एक्स बी, तो ये हमेशा 1 आता है। अब देखिए ये दोनों एन ए कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, मोल कभी ऋणात्मक होता ही नहीं है, तो जोड़ भी ऋणात्मक नहीं होगा, अगर उसका अनुपात भी निकालेंगे तो भी ऋणात्मक नहीं होगा, यानी ये कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे यदि विलयन तनु बहुत तनु है तो विलय का मोल प्रभाज क्या होगा। यदि विलयन बहुत तनु है तो जो विलय का मोल प्रभाज की बात की, तनु का मतलब क्या होता है, जो अगर हम बात करें तो जो विलय के ऑप्शन देखिएगा 1 के करीब होगा, या विलायक के बराबर होगा, या 0 के बहुत करीब होगा, या 0.5 होगा। तो समझिएगा इस बात को कि विलयन का, अगर विलयन बहुत तनु है मतलब क्या होता है, तनु का मतलब होता है वेरी डाइल्यूट है। तो इसका मतलब ये हो गया कि विलय की मात्रा बहुत कम है, विलय की जो मात्रा है वो बहुत ही कम है, बहुत कम है ना। अगर विलय की मात्रा बहुत कम है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर एन ए को हम क्या मानते थे, पूरे लेक्चर के दौरान हम एन ए को मानते थे विलय, और एन बी को क्या मानते थे, एन बी को मानते थे विलायक। तो ये जो है ये बहुत कम है, यानी एन बी बहुत ज़्यादा है और एन ए बहुत कम है, ठीक है, यानी उसका मात्रा बहुत कम है। अगर मात्रा कम है इसका मतलब ये हुआ कि हम एन बी को अगर हम निकालते हैं, एक्स ए ही निकालते हैं, ठीक है ना, एक्स ए, तो एन ए बट्टा एन ए प्लस एन बी, ठीक है। तो एन ए बहुत ज़्यादा है, और ये दोनों जोड़ेंगे तो एन बी में बहुत कम चीज़ जोड़ेंगे तो एन बी के ही लगभग बराबर होगा। तो लगभग किसके बराबर हो जाएगा, एन बी के। अब देखिए किसी भी, ये बहुत छोटा है और ये बहुत बड़ा है, यानी बड़े से छोटे में अगर भाग देते हैं तो लगभग इसका जो मान होगा वो 0 के करीब पहुंच जाएगा। किसके करीब पहुंच जाएगा, 0 के करीब, यानी 0 पॉइंट, जैसे मान के चलिए बहुत बड़े संख्या से अगर छोटी संख्या में भाग देंगे तो 0.00 समथिंग करके आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो विलयन बहुत तनु होगा तो उस केस में जो ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। तनु होगा तो विलय का मोल प्रभाज 0 के बहुत करीब होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चीनी के घोल में चीनी का मोल 0.1 है और पानी का मोल 0.9 है, तो चीनी का मोल प्रभाज बताइए, ठीक है ना। तो चीनी का मोल प्रभाज निकालने के लिए चीनी को हम मान लेते हैं ए, तो एक्स ए बराबर क्या होगा, Na बट्टा Na प्लस Nb, ठीक है। Na का मान कितना दिया है,
चीनी का मोल कितना दिया 0.1 और दोनों को जोड़ देंगे 0.1 प्लस 0.9। जब इसको जोड़ोगे तो 0.1 बट्टे 1 हो जाएगा, यानी 0.1 क्या हो जाएगा सही जवाब, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला सवाल क्या रहा है कि आदर्श बिलियन यानी आइडियल सॉल्यूशन में, आदर्श बिलियन यानी आइडियल सॉल्यूशन में मोल प्रभाज बदलने पर मिश्रण की एंथैल्पी यानी डेल्टा एच मिक्सर क्या होती है, अनंत होता है, शून्य होता है, ऋणात्मक होता है या धनात्मक होता है। देखिए आइडियल सॉल्यूशन कहने का मतलब ये होता है कि वैसा बिलियन जो राउल्ट के नियम को मानता हो या राउल्ट के नियम का पालन करता हो, उसे क्या कहते हैं आदर्श बिलियन। अब एंथैल्पी का मतलब होता है कि ऊष्मा में क्या परिवर्तन होता है ना, ऊष्मा में परिवर्तन को देखना है हमको, देख लेते हैं इसको। तो ये क्वेश्चन में बस ये आपको इतना घुमाने की कोशिश किया गया है कि बोला गया है कि आदर्श बिलियन में मोल प्रभाज बदलने पे, देखिए मोल प्रभाज से तो हमको कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि आदर्श बिलियन जो होता है इसमें इंथैल्पी यानी डेल्टा एच मिक्सर की बात किया जाए यानी ऊष्मा में परिवर्तन, इसको हम क्या कहते हैं ऊष्मा में परिवर्तन। तो ऊष्मा में जो परिवर्तन होता है वो शून्य होता है, क्या होता है शून्य होता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि डेल्टा एच मिक्सर राउल्ट के नियम के अनुसार जो आदर्श बिलियन जो राउल्ट के नियम को पालन करेगा उसको हम आदर्श बिलियन कहेंगे, और उसमें ऊष्मा में परिवर्तन क्या होती है जीरो, मोल प्रभाज से उसका कोई लेना देना नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोल प्रभाज का मान सदैव किन दो संख्याओं के बीच रहता है। तो मोल प्रभाज का मान सदैव 0 और 1 के बीच रहेगा, किसके बीच रहेगा 0 और 1 के बीच। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 46 ग्राम एथाइल अल्कोहल C2H5OH का अणु भार 46 में 18 ग्राम जल यानी अणु भार 18, तो अल्कोहल का मोल प्रभाज बताइए। चलिए निकालते हैं। देखिए अल्कोहल जो है C2H5OH को हम क्या मान लेते हैं ए मान लेते हैं, इसको हमने माना ए, और इसको मान लेते हैं जल को बी मान लेते हैं। ठीक है, इसको यहाँ से निकालते हैं, ये हमने जो माना उसको अब यहाँ से बनाते हैं। हमने क्या किया कि C2H5OH एथाइल अल्कोहल को हमने क्या मान लिया ए, और H2O जल को मान लिया बी। अब देख लेते हैं भार के बारे में कि क्या क्या दिया हुआ है, भार दिया है कितना। तो भार की बात किया जाए तो इसको हम WA कहेंगे और इसको हम WB बोलेंगे, ठीक है WB। अब WA का मान देखिए कितना दिया है, तो WA यानी एथाइल अल्कोहल का मान दिया है 46 और इसका भी दिया है 18, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 46 और ये हो जाएगा 18। अच्छा इसका अणु भार की बात किया जाए, अणु भार यानी इसका नाम है MA, तो MA कितना दिया है, ये भी 46 दिया है, और MB भी कितना दिया है 18। अब भार पता चल गया, अणु भार पता चल गया, तो मोल निकाल सकते हैं। तो मोल निकालते हैं, मोल को हम दिखाते हैं Na से। तो Na बराबर क्या होता है भार बटे अणु भार। तो भार कितना है, भार है 46 और अणु भार भी है 46, कटा देंगे तो कितना आ जाएगा 1 मोल आ जाएगा। उस तरह इसका Nb निकालिए, ये कितना आ जाएगा 18 बटे 18, भार बटे अणु भार कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 मोल, ये कितना आ जाएगा 1 मोल। ठीक है 1 मोल आ जाएगा। अब क्या करना है हमको, अब हमको निकालना है मोल प्रभाज। तो XA निकालते हैं, तो XA बराबर क्या होता है Na बटा Na प्लस Nb। ठीक है Na प्लस Nb, तो Na का मान है 1 और ये दोनों का मान भी 1, तो कितना हो जाएगा 1/2 यानी 0.5। उसी तरह आप XB निकालो, तो XB निकालने का दो तरीका है, या तो आप यहाँ से 1 माइनस XA कर दो, तो 1 माइनस XA करेंगे तो 1 माइनस 0.5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 0.5। या एक तरीका ये था कि आप फार्मूला से बना दो, तो कैसे बनाओगे NB बटा Na प्लस Nb, तो ये हो जाएगा 1 और 1 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 1/2 लगभग आ जाएगा 0.5। तो इस तरह से हम इसके मोल प्रभाज को निकाल सकते हैं। अब हमसे क्या पूछा गया था, हमसे पूछा ये गया था कि अल्कोहल का मोल प्रभाज क्या होगा, तो अल्कोहल का मोल प्रभाज कितना आया था 0.5। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या करें, विलायक का वाष्प दाब कम होने पर उसके मोल प्रभाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। विलायक का अगर वाष्प दाब कम हो जाएगा तो वो भी घट जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं वाष्प दाब में अवनमन, याद कीजिए अभी पढ़ाए हैं वाष्प दाब में अवनमन। तो वाष्प दाब में जो अवनमन होता है वो सीधा समानुपाती होता है मोल प्रभाज के, और किसके मोल प्रभाज के, विलय के मोल प्रभाज के।
विलय के मूल प्रभाज के। तो अगर ये घट रहा है तो इसको भी घटना पड़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 29 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। 29 नंबर सवाल कह रहा है कि हवा में ऑक्सीजन का मोल प्रभाव 0.21 है, तो इसका अर्थ क्या है। तो देखिए, अगर मोल प्रभाव 0.21 है तो 0.21 का मतलब है कि मोलों का जो हिस्सा की बात किया जाए, मोलों का हिस्सा, तो निकालने के लिए परसेंटेज कैसे निकालेंगे, अभी बताया था हमने। 0.21 में आप क्या कर दोगे, 100 से गुणा कर दो, तो कितना हो जाएगा, 21%। ये डायरेक्ट परसेंटेज हम निकाल सकते हैं। इसका मतलब हवा के कुल मोलों में जो ऑक्सीजन का जो हिस्सा है वो 21% है। ऑक्सीजन का हिस्सा कितना है, 21%। किसी बिलियन में ए का ए का मोल Na दिया है और बी का मोल Nb दिया है, ठीक है। तो बी का मोल प्रभाव पूछा गया, तो XB बराबर, तो क्या हो जाएगा, NB बट्टा Na प्लस NB। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन ऐसा दिया है, NB बट्टा, ये Na दिया है, ये नहीं दिया है, ये भी नहीं है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी।